हेलो, वेलकम टू आवर चैनल द वियर्डोज। और आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे। वो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी क्या होता है? सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल जस्टिस मिलना और इक्वालिटी मिलना, इनइक्वालिटी हटना, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस दिए है टू एस्टैब्लिश ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दिस टू वैल्यूज। वी आर फॉलोइंग द पैथ लेट डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल। कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इन सब ने मिलके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के लीडरशिप में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भारतीय संविधान, उस संविधान ने कुछ गाइडलाइन दी है कि सोशल जस्टिस आए, इक्वालिटी आए। To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice। यानी जिस आधार पर किसी भी इंसान के ऊपर अन्याय हो रहा है, वो जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का भेद हो, छूत अछूत हो, ऊंच नीच हो, इन सारी सोशल कंडीशंस को हटा देना। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और अगर छोटा बड़ा होता है तो वो केवल अपनी मेरिट पे हो सकता है, केवल अपने गुणों पे हो सकता है। किसी भी आधार पर वो जाति का नाम लेकर छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जाति के नाम पर कोई छोटा या बड़ा हो ही नहीं सकता। ये छाप लो दिमाग में। सो दिस इज टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दो सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अगर कोई गलती से, मुझे ये कहना पड़ रहा है एक्चुअली, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेटली कि मुझे कहना पड़ रहा है आपको एग्जाम्पल देने के लिए, कि अगर कोई निचली जाति का हो तो उसे ग्लास से पानी नहीं देना, उसको ऊपर से पानी ऐसा सिर्फ उसके ऊपर पोर करना, फिर वो अपने हाथ से लेके पिएगा। तो ये सारी चीज़ें, या कोई अछूत होते थे जिनको कोई छूता नहीं था, छूने के बाद स्नान करते थे। कोई ऐसे कैटेगरी के लोग होते थे जिनके पैर में झाड़ू और गले में मटका अटका देते थे। वो रास्ते पे थूक नहीं सकते। रास्ते पर गलती से अगर उनको वोमिटिंग आ गया तो वोमिट भी उस मटके में ही करना है। और आपकी परछाई से पूरा रास्ता खराब होता है तो आपके पैरों पर झाड़ू लगाया कि आप चले तो रास्ते पे झाड़ू भी लग जाए। ये जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये हटा दिया जाएगा। कंप्लीटली हटा दिया जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। और इंडिपेंडेंस से भी पहले जो सोशल मूवमेंट्स हुए, जस्टिस, सोशल इक्वालिटी और जस्टिस के मूवमेंट्स हुए, इन सारे मूवमेंट्स के आधार पर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाज से कमती होती गई और अभी तो 100% निकल गई है। तो सबको डिग्निटी मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल को, एक इंसान के तौर पर। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर। मेल फीमेल, मेल है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, फीमेल है तो उसी काम के लिए उसे कम सैलरी मिलनी चाहिए। लैंग्वेज, मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ वो अच्छी है, तुम जो लैंग्वेज बोलते हो गलत है। कास्ट, तुम्हारी कास्ट अपर है, मेरी लोअर है। रिलीजन, तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं, मेरा रिलीजन अच्छा है, सिर्फ मेरा ही रिलीजन अच्छा है। ये जो है, ये हर चीज़ के बीच में जो बैरियर है, ये हटना चाहिए। कोई सुपीरियर नहीं होता, कोई इन्फीरियर नहीं होता। ऊपर से प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, काला गोरा, प्रॉपर्टी एंड गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी मतलब पैसे के मामले में, अगर ज़्यादा पैसा है तो तू बड़ा, कम पैसा है तो तू छोटा, ये भी नहीं होना चाहिए। टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट्स आर मेड ऑन ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन द फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर उस चीज़ का कायदा बनेगा, उस चीज़ का डर होगा कि नहीं, हमें किसी को जाति के आधार पर नहीं कम ज़्यादा करना, किसी को लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर नहीं भेदभाव करना, उसके लिए अगर कायदा होगा, कानून होगा, लोगों के मन में उस चीज़ का डर भी होना चाहिए कि अगर हमने ये काम किया तो हमें इसकी बहुत ही संगीन जुर्म के अंतर्गत हमें सज़ा मिलेगी। तो ये हमें डर भी होना चाहिए और हमारे मन में ये भी होना चाहिए कि ये नहीं करना है। कायदा हो या ना हो, ये चीज़ करनी नहीं है। बट द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन द फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन इन सोसाइटी। अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग जाति, पंथ, धर्म, भाषा, विविध संस्कृति, इन सारों को एक साथ लेकर चलना ही डेमोक्रेसी का सार है। लोकतंत्र का यही सार है। आप कितने भी अलग हो, आप सबको एक ही सिस्टम में डाला जाएगा। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कन्फ्लिक्ट्स।
अगर ये सारे भेद नहीं होंगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तू शूद्र है, तू मेरे साथ मत बैठ, या तू वैश्य है, तू क्षत्रिय के साथ मत बैठ। ये कोई होता नहीं है। ऑक्यूपेशन अपने मेरिट पे मिलता है। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसका बेटा कल जाके डॉक्टर बन सकता है, कोई सफाई कामगार है उसका बेटा कल जाके टीचर बन सकता है, क्यों नहीं, जरूर बन सकता है। जरूरी नहीं कि बाप सफाई कामगार है तो बेटा भी होना चाहिए। ये सारे बैरियर है ना, ये हट जानी चाहिए। ऑक्यूपेशन और मेरिट के हिसाब से ही इंसान को उसका मेरिट मिलना चाहिए, उसकी जगह मिलनी चाहिए समाज में। तो ये है डेमोक्रेसी करती है। सो इंडिया में ये कैसे किया गया हम देखते हैं एक बार। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मैंने जो बोला कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नेटिव ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, अपन ने एक लेक्चर में पिछले किया है ये, कि ये सेक्शन है जो बैकवर्ड सेक्शन है, जिसे कहते हैं हम बैकवर्ड सेक्शन या वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो सकता है, पॉलिटिकली वीकर सेक्शन हो सकता है, सोशली वीकर सेक्शन हो सकता है। इन सब के लिए अलग से जगह पॉलिटिकल सर्किट में अलग से जगह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रखी गई है, ताकि वो वहाँ से इलेक्शन लड़े और वो प्रतिनिधि संसद में जाकर उनके प्रश्न लोगों के सामने रखे, वहाँ के गवर्नमेंट के सामने रखे। तो ये सब होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, ये जो आरक्षण जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, ये एजुकेशनल लेवल पे भी होगा। भले कम परसेंटेज आए, लेकिन अगर ये सोशली वीकर सेक्शन में से है, इन्हें पहले कभी शिक्षा का मौका नहीं मिला है, एजुकेशन करने का मौका नहीं मिला है, तो इनको एजुकेशन मिलना चाहिए। इन्हें एजुकेशन से वंचित ना रखा जाए, इसके लिए कम परसेंटेज होते हुए भी पहले इन्हें एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में भी यह है। यह सालों से जो ये जाति व्यवस्था का अन्याय होते आया है, इसके लिए ये आरक्षण, ये रिजर्वेशन देना पड़ता है। द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये एक बार देख लेना। एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी यानी किसी को अपनी जाति के नाम पर चिढ़ाना, जाति के नाम पर हीन लेखना, जाति के आधार पर उसे गाली देना, ये एट्रोसिटी में आता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग to scheduled caste and scheduled tribe. In any case of atrocity committed against them is liable for punishment. अगर आपने किसी को जाति के ऊपर गाली दी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका कोई बेल नहीं होता, आपको जेल जाना ही पड़ता है। बाद में आपकी जमानत पर छूट हो सकती है, अगर केस पीछे लिया गया, कोर्ट में जाके अगर केस सुलझ गया या दोनों पार्टीज ने आपस में मिलकर समझौता कर लिया तो ठीक है। लेकिन अगर एक बार एट्रोसिटी का वारंट निकल जाता है आपके ऊपर, तो आपको जेल हो सकती है, और होती ही है। तीसरा, डू दिस, रीड द प्रोविजंस ऑफ द अबव लॉ, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, व्हाट एफर्ट शुड बी टू प्रिवेंट एट्रोसिटी। पहली बात तो बच्चों को एकदम पहले से सिखा देना चाहिए कि कोई जाति बड़ी नहीं होती, कोई जाति छोटी नहीं होती, और किसी को जाति के नाम पर बिल्कुल भी चिढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें हीन नहीं करना चाहिए, उन्हें जाति के आधार पर गालियाँ नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें पहले से अगर इंसान में इंकलकेट होती है तो बड़ा होके वो करता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मेनी प्रोविजंस एंड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। इंडिया में काफ़ी सारे माइनॉरिटीज़ है, ताकि आप देखा जाए तो ज्यूज़ माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटीज़ है, बाद में जैन को भी आजकल माइनॉरिटी स्टेटस मिले नहीं मिले ये भी देखा जाता है। रिजर्वेशन के मामले में आप देखोगे तो रीजनल माइनॉरिटीज़ भी होती है। कई जगह पर अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में गुजराती माइनॉरिटी भी होती है, ये रीजनल माइनॉरिटीज़ है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। धर्म के आधार पर मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट को भी माइनॉरिटी माना जाता है क्योंकि उनका जो नंबर है, सिख है, इन सबको माइनॉरिटी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये संख्या में बाकी लोग संख्या से कम है। ये अगर हम धर्म के आधार पर बात करें तो हिंदू से कम है, मुस्लिम कम है, क्रिश्चियन कम है, ज्यूज कम है, पारसी तो बिल्कुल भी कम है। ये जो है ये माइनॉरिटी जैसा होता है। या फिर कुछ कुछ रीजन्स में भी होता है कि अगर समझो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी लोग ज़्यादा है तो गुजराती माइनॉरिटी, पंजाबी माइनॉरिटी, बंगाली माइनॉरिटी, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। मतलब जिस जगह पर जोग्राफिकल लोकेशन पर जो लोग बहुत कम मात्रा में होंगे वहाँ की मेजॉरिटी के
कंपैरिजन में उसे कहा जाता है माइनॉरिटीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें वही है, गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन में पहले इंस्टीट्यूशंस में नंबर लगना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भले ही माइनॉरिटीज़ को दिया है स्टेटस स्पेशल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अलग ट्रीटमेंट दी जाए, बाकी लोगों को अलग ट्रीटमेंट दी जाए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन के ऊपर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली डिनाइज एंड प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स देयर राइट टू इक्वालिटी। RTE, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति के हो तो आपको यही टीचिंग मिलेगी, यही शिक्षण मिलेगा, दूसरी शिक्षा नहीं मिलेगी। आप साइंस साइड नहीं जा सकते, आप सिर्फ आर्ट साइड से शिक्षा ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। सोशल जस्टिस कहता है कोई भी किसी भी तरह की शिक्षा ले सकता है, लेनी भी चाहिए। तो ये अगर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट होता है तो कोई भी किसी भी तरह की शिक्षा ले सकता है, जिसको जो अच्छा लगता है, जो चाहिए। तो ये प्रोविजन है फॉर माइनॉरिटीज। ओके, सो ओके, अपना बहुत कुछ बाकी तो है इस चैप्टर में, लेकिन रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन कर देते एक बार। यस, ये यहाँ तक कर देते हैं तो ये चैप्टर, ये अपना सेगमेंट खत्म हो जाएगा। ओके, सो लॉज रिगार्डिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन। क्योंकि कुछ अपने सुपरस्टिशंस हो सकता है, या समाज का ऐसा कहना था कि लड़की आगे नहीं बढ़ सकती है, लड़कियों को सिर्फ या तो चूल्हा परोसना, चूल्हा बनाना चाहिए, या तो लड़का संभालना चाहिए। इन दो चीज़ों में ही लड़कियों का स्वर्ग है, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन ये धारणा, ये जो अपनी सुपरस्टिशन है, ये जो अपनी इल मेंटालिटी है, धीरे 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 बदलती गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, अभी अपनी सरकार आ गई तो एफर्ट्स तो बनाने हैं, एफर्ट्स तो कर रहे हैं वुमेन्स को आगे ले जाने के लिए। तो ये कैसे हुआ ये देखते हैं। सेवरल पॉलिसीज है। राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। मतलब अगर एक इंसान है जो बाप है, उसकी एक बेटी एक बेटा है, तो पूरी प्रॉपर्टी बेटे को नहीं मिलेगी, उसकी आधी प्रॉपर्टी, उसके बाप की आधी प्रॉपर्टी उसे भी मिलेगी, अगर उसके भाई के साथ उसे भी मिलेगी। और वो जिस घर में ब्याह के जाएगी, शादी करके जाएगी, उस घर में उसके हस्बैंड के भी प्रॉपर्टी का उसका आधा शेयर मिलेगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, शादी करने से पहले कि नहीं हम लड़की तो लेंगे, लड़की के साथ और कुछ भी लेंगे, तो फिर कहीं सोना है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नहीं, अपने मन से जितना दे सकते हो दो, लेकिन समाज में लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, सोने से लदी हुई दिखनी चाहिए, हम कुछ नहीं मांग रहे। ये भी एक तरह की डाउरी है। एक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे पति मार पीट रहा है। अभी एक केस आया कि लूडो खेलते वक्त 3 से 4 बार पत्नी जीत गई, तो पति ने उसको इतना मारा कि उसकी चमड़ी निकल गई पीठ की, इतना मार दिया। आज सुबह की खबर पढ़ रहा था मैं। डोमेस्टिक वायलेंस है। लूडो में हर चीज़ चलती रहती है। ये कौन सा महाभारत वाला लूडो खेल रहे थे जहाँ पे पूरा राज दाव पे लगाया था? 3-4 दाव कंसेक्यूटिवली उस पत्नी ने जीत लिए, तो पति ने चिढ़ के उसे मारा। अब ये दिखने में फनी दिखता है, लेकिन है डोमेस्टिक वायलेंस का। लेकिन ये प्रोहिबिट होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट, कुछ ब्लैकमेल करके सेक्स का डिमांड कर लिया, सॉरी, कुछ ब्लैकमेल किया, उनको बोला कि नहीं तो मैं बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और सेक्स मांग लिया, सेक्स करने की डिमांड की, मजबूरी में करवाया या फिर ज़बरदस्ती किया, ये सेक्सुअल हरासमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार किया, स्ट्रिक्ट लॉ तैयार किए गए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट। तो अपने कंट्री में बाद में फिर भी पहले से ही, भले ही सरकार ने सबको हक इक्वल दे दिया हो, लेकिन जो हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत कम होता है। मतलब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पहले से 4.5% समथिंग था, अब भी 12% पे आया है 70 साल बाद आज़ादी की। तो इसके लिए उन्हें अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉट किए गए, जैसे वीकर सेक्शंस को किए गए, SC ST NT इन लोगों को किए गए। तो इस तरह से वुमेन्स को भी किए गए कि हाँ, यहाँ पर सिर्फ वुमेन कैंडिडेट खड़ी रहेंगी और यही जीतेंगी, ये जीतेंगी तो
कंपल्सरीली एक वुमन तो जाएगी जो लोकसभा में बैठेगी, नगर पालिका में बैठेगी, विधान भवन में बैठेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन देना है। Many countries in the world have made efforts to increase the representation of women. बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास हुआ है. From this perspective, changes are taking place. वापस मैंने बोला ना, ये आएगा. 73rd and 74th Amendment reserve 33% of seats in nationwide. मतलब अगर 100 सीट है तो उसमें से 33 सिर्फ वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगे. महाराष्ट्र ने इससे आगे जाके एक लॉ बनाया. वो लॉ था 50%. वो लॉ है 50%. कई स्टेट्स ने अपने इलेक्शन में बोला कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए. नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इसके लिए. सिमिलर कमीशन ऑल्सो एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल. मतलब नेशनल, जैसे नेशनल इलेक्शन ये है इलेक्शन कमीशन, वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वैसे नेशनल वुमेन कमीशन है, तो नेशनल स्टेट लेवल पे भी स्टेट वुमेन कमीशन है. तो ये सब है. एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. अगर लड़की ने कंप्लेंट कर दी या पत्नी ने कंप्लेंट कर दी कि मेरा पति मेरे को मारता है, तो पहले तो पति को अरेस्ट होगी, बाद में छानबीन होगी, क्योंकि वो भी एक इंसान है. डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम होता है. कोई गुलाम नहीं है कि जब मनाया लगा दिए दो कान के नीचे. ऐसा नहीं होता है. डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमन. दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन. घर का बड़ा, पति आया तो उठना, पति खाना खाने के बाद ही खाना, और पति का झूठा ही खाना, नहीं तो नहीं खाना. रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन होता है कि नहीं, ये मेरी औरत है, ये मेरी बीवी है, इस पे केवल मेरा हक है, मैंने कहे वैसे करना चाहिए. अरे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आपके कहे करे. कोई टीवी का रिमोट नहीं है आप जो चैनल लगाए लगे हैं. ऐसे नहीं चलता है. तो ये जो है बहुत गलत बात है ये डोमिनेशन. एंड एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टू मेक इट इंक्लूसिव इन द ट्रू सेंस. देखो ये चार्ट है 1951 से जो पहला इलेक्शन 1952 से लेकर 2014. परसेंटेज देखो बढ़ते जा रहा है. कम एक बार हुआ 1977 में, बाद में देखो बढ़ रहा है. 4.50, 4.45, 6.28, 5.58, 5.41, 3.51, 5.29. ये 77 तक कम ज़्यादा हो रहा है. 77 के बाद ट्रेंड ऊपर जा रहा है. 5.29, 7.95, 89 में वापस थोड़ा कम 5.48, 7.30, 7.37, 7.92, 9.02, 8.29, 10.87, 12.15. अब 2014 का इलेक्शन आते आते 4.50%, 4.5% का रिप्रेजेंटेशन से अब हम 12.25 तक तो आ गए हैं. एटलीस्ट 12.25 तक आ गए. तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन है लोकसभा में. लोकसभा यानी पार्लियामेंट. सो अब देखते हैं अगले लेक्चर में हम देखेंगे रोल ऑफ जुडिशरी. सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछना और फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि अगले वीडियोस के आपको अपडेट आए. दबा दो यार, घर बैठे बैठे इतना तो कर दो, पुण्य लगेगा. थैंक यू सो मच. बी वियर्ड, बी वियर्डोस.